ज्ञान करें। जी नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन तय है, तो उसके बाद सुन लेंगे। घटना है, 2 मिनट में सुन लीजिए। वो घटना सरकार के संज्ञान में है, सरकार उसके ऊपर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कर रही है। नहीं, अब समय आपने क्या लेना है, आप क्या कहें? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। इलाहाबाद जैसा महानगर, जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है, अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में। अब आप इसको डिबेट नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हाउस को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार नहीं समझे, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशे
हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कोई कहिएगा। सच नहीं है। वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी जिस बात कहने का माफिया अधिकार है। ने कल एक कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए। अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए, अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले, आप अपने स्थान पर चले। मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे आज पूर्व निर्धारित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा में जवाब देंगे। आप अपने स्थान के ऊपर चलिए, आप अपने स्थान पर चलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, ये पूर्व निर्धारित था आदरणीय नेता प्रतिपक्ष किस दिन बोलेंगे और माननीय नेता सदन किस दिन बोलेंगे। आज सवेरे 11 बजे माननीय नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी। आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं। जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा। उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। अपनी सीट के ऊपर जाइए। नहीं तो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कहा है। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी। माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए। कोई भी कुछ, आप भी यही चाहेंगे, ये भी यही चाहेंगे, ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा। इसमें तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि कोई भी माफिया हो उसका समाप्त होना ही चाहिए। इसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए, किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई माफिया है तो उसको मिट्टी में मिलाने की माफिया समाप्त होते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। हम भी चाहते हैं माफिया समाप्त हो। आप भी यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये भाषा क्या है, मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहा। किसी क्या भाषा है? मिट्टी में नहीं मिला देंगे। ये क्या भाषा है? माफियाओं को कानून भिजवाएगा जेल, कानून भेज सकते नहीं किया जा हम नहीं भिजवा सकते। माफियाओं को महिला मंदिर क्या ये इलाहाबाद की घटना कोई मामूली घटना है क्या? आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, घटना का दोषी होगा, जो भी घटना का दोषी होगा मिट्टी में मिला देंगे। यही तो अपेक्षा की जाती है पूरे प्रदेश में। ये कहा जिसने भी किया जो भी घटना का सूत्रधार होगा, जिसने घटना की होगी उसको मिट्टी में मिलाया देना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात कह दी है। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब आप हो गया आप चलिए, आप अपनी बात कहिएगा। वो तो मैं कह रहा हूं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जो बात मुख्यमंत्री जी कही है, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बात है तो आप अपनी बात कहिएगा। सरकार भी तैयारी से है, मंडे को चर्चा कराइए। आप विषय को उठाएंगे तो हाँ, मंडे को चर्चा कराइए। मंडे को आप विषय उठाएंगे तो विषय को देखिए। मंडे चर्चा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,
अब इस विषय के ऊपर आगे बात करेंगे जब वो नोटिस देंगे। आज कोई नोटिस नहीं। मान्य ये सब लोग बैठ जाए तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपना राज्यपाल के भाषण के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 20 फरवरी को संवेद सदन में दिए गए भाषण पर मुझे इस सदन में माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इसका जवाब देने के लिए अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल और सभी माननीय दलीय नेताओं का और उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन के सामने रखा। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे, नहीं होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन कार्यक्रमों के साथ ही हम संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह, मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहां पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए हैं और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? माननीय हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है, जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सूची भी जारी करेंगे। मैं आ रहा हूं, आज हम कर रहे हैं, आज उस पर पूरी चर्चा में भाग लूंगा। और मैं तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है। मुझे लगता है आज और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए, इसी पे आज चर्चा करा ही लिए जाए। महोदय, जब हम इस बात को कह रहे हैं, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, दो कारण से,
संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए थी, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, माने और उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था, जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात पे शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर महोदय, अक्सर जब हम लोग अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर होता है। ये संसदीय परंपराएं यही हैं। और यही नहीं होता है, संसद के संवैध सदन को जब महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं तो वह भी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का चित्रण भी करती है। अभिभाषण ही दिग्दर्शन होता है शासन की उपलब्धियों का और भावी योजनाओं का। लेकिन आपको सहमति और असहमति के लिए सदन में चर्चा होती है। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए ना, कौन ऐसा दल है जिसको प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर न मिला हो? और कई कई बार जनता ने अवसर दिया,
अगर आज अपने कारनामों से जनता आपको ठुकरा रही है तो इसके लिए अपने कारनामों को दोषी ठहराइए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत दोषी ठहराइए। और महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर 1 पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो। हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं, उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर। आश्चर्य होता है हमें, यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो भी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है। ये सब बुरा लगता है उन्हें, और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती हैं। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कमोबेश डबल इंजन सरकार ने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे आगे बढ़ाया है, श्रेय उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है कि किसी न किसी सरकार ने भी कुछ न्यू रखने में कुछ तो योगदान किया होगा, पिछली सरकारों ने भी, तो उसी के साथ अपना नाम पे जोड़ देना कि देखो हमने भी किया। जैसे हर चीज के लिए बोलते हैं, वो तो हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए, लेकिन चलो जोड़ दो भाई, बोल दो उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है, तो हमने भी योगदान देने का प्रयास किया था, या हमने भी किया था। उस समय हम डाटा नहीं फीड कर पाए और भी नहीं कर पाए, हमें बोल देने के, बोल दें, ना बोले कम से कम ये तो मैं बोले नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, आप तो अन्नदाता किसानों को परेशान, आपको अपमान कर रहे हैं। यूपी के नौजवानों के बारे में हम कहते हैं यूपी में सबसे अच्छा युवा है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। नहीं, ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सब विश्वविद्यालय खराब हैं। अब ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला, लेकिन स्वीकार करने का की हिम्मत नहीं है, और उन योजनाओं के बारे में उसको नकारने की एक जो आदत है, उस नकारने की इस आदत ने आज उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया है महोदय, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम इस बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है।
महोदय, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोग इससे यानी देश के अंदर नंबर 1 पर, एक्सप्रेसवे में नंबर 1 पर, प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर 1, अटल पेंशन योजना नंबर 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर 1, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96 लाख यूनिट यूपी के अंदर हैं जो परंपरागत उद्यम है, यूपी के औद्योगिक विकास की आधारशिला है, इसमें नंबर 1। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाला राज्य है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। हर गरीब के घर में शौचालय भी बने, सर्वाधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए, उसमें भी नंबर 1। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। गवर्नमेंट ई मार्केट से सबसे अधिक प्रोक्यूरमेंट करने वाला राज्य और पहला राज्य भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 52,77,000 गरीबों को एक आवास मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, देश के अंदर नंबर 1। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहला नंबर 1 का राज्य। और महोदय, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर 1 का राज्य है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 8 करोड़ 51 लाख खाता धारक है, यानी 8 करोड़ 51 लाख ये खाता धारक हुए हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 100% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे क्या? उत्तर प्रदेश का वासी था। हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए। यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आखिर हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि सत्य देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है।
अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। मैं आ रहा हूं, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं, उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आएंगे। महोदय, सेकेंडरी परमानेंट बनवा लें। अभी बताएंगे। हाँ आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आराम से तो आज सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुनिए। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अब देखिए एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लग करके काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारे दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों के रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा, सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का मायाजाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। ये देखो
86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। फ्लोर में सदन के फ्लोर पे हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल, अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, आपने जो बात हो टेबल नहीं चाहिए मुझे। हाँ। मैं सूची चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो जिससे पूरे सदन की जानकारी में आ जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है। बस सेलेक्ट और उनकी सूची मुखर्जी समय के बोला तो उनका है। समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था? कौन सा ऐसा आयोग था? दिनज सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती, और कौन कौन सी भर्ती होती थी उस समय क्या होता था? किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, उसी में लेखपाल दिनज सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय, उस समय की जो स्थिति थी उस समय, तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश देकर इस बात, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है? के लिए कह रहे हो और दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा नहीं कर रहा हूं। मैं तो बहुत इसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार देखिए, संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था, भाई वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब यूपी में कौन आएगा? तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वो निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे और यही करते थे। और इसलिए महोदय, दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। यानी इनको यूपी की उपलब्धियों पे गौरव नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े इसकी चिंता नहीं, हर खेत में पानी जाए इसकी चिंता नहीं। बस अवसर मिले तो एक नया महाभारत रचाने की तैयारी हो जाती है। और यही तो उन्होंने किया है। यहां पे यूपी के अंदर तो यही सब कर रहे थे। महोदय, अभी आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, आएंगे, चिंता मत करिए महोदय, आ रहे हैं, सुन लो।
देखिए, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा देर से बोलेंगे तबियत खराब हो जाएगी, क्या फायदा है। अरे शांति रहिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा तो बोलेंगे। महोदय, क्या विचित्र सी स्थिति है, क्या विचित्र सी स्थिति है। कैसे लोग भरमाने का काम करते हैं, कैसा भरमाने का काम करते हैं। हम भी चाहते हैं हर गरीब तक, हर दलित तक, हर पिछड़े तक, हर वंचित तक शासन की योजनाओं का लाभ जाए। मैं हूं, मेरे कैबिनेट के तमाम मेरे साथी हैं, हमारे सहयोगी दलों के हमारे यहां पे नेता हैं, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं। पीएम आवास योजना 52,77,000 गरीबों को मिला है। हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। उत्तर प्रदेश का ही गरीब है। ये सूची कब की बनी है? 2011-12 की। और उस सूची के अनुसार ये आवास मिल रहे हैं। उस सब के बावजूद जो गरीब बचे हुए हैं, जो सूची से वंचित हुए थे, जिन लोगों की उस समय सरकार थी, उन लोगों ने जो भेदभाव किया था, उनके लिए हमने सीएम आवास योजना चलाई, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुसहर, बनटांगिया, कोल, सहरिया, थारू, चेरो, और इस बार हम बुक्सा को भी उसमें जोड़ रहे हैं। बिजनौर में संभवतः हमारे नेता विरोधी दल को सब जातियों के नाम पता नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो एक ही जाति का नाम याद है सब, इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ है यूपी के अंदर। महोदय, वंचित थे लोग। मार्च 17 में मैंने यहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और जनवरी में और दिसंबर में मैं यहां पर प्रदेश के अंदर दिसंबर 16 और जनवरी 17 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैं उन गरीबों के बीच जाता था जो गरीब खाद्यान्न से वंचित किए गए थे। कुशीनगर जिला उसका एक उदाहरण है, सोनभद्र जिला है, चित्रकूट है, भूख से मौतें होती थी। और मैं कह सकता हूं आज, महोदय, आज मैं कह सकता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। हर महामारी के साथ एक दूसरी महामारी साथ में चलती थी कि महामारी अगर ठीक भी हो जाती थी तो भूख से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। पहली बार हुआ है, हमने देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम इस महामारी के अंदर को दिया ही। मृत्यु दर सबसे कम। लेकिन मैं कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पहले भूख से मौतें होती थी, 17 के पहले भूख से मौत होती थी, यह सच्चाई थी। लेकिन इस स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि पता ही नहीं इनको। बनटांगिया कौन है इनको पता ही नहीं होगा, मुसहर कौन है इनको पता ही नहीं होगा, बुक्सा कौन है इनको पता ही नहीं होगा। और महोदय, इसीलिए ये लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, याद करिए, जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। हम सब उस अभियान के साथ जुड़े थे। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन कर रही थी। यानी इनको पता ही नहीं, एक तरफ 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। केवड़िया, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है, और हर एक जनपद में कार्यक्रम हो रहे थे, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे थे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था।
ये तो इनकी स्थिति है। इनको राष्ट्र को जोड़ने वाला और राष्ट्र को तोड़ने वाला किसमें भी अंतर महसूस नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शक्ति देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है, बहुत कठिन है। हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। और महोदय, यहां पे इसके अलावा यहां पर एक नई चर्चा परसों कह रहे थे नेता विरोधी दल, उस दिन कह रहे थे खेल के बारे में, कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे थे। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है। मैं तो अकेले ही जाऊंगा महोदय। हाँ, मॉल में भी जाते, नहीं बॉल नहीं, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था। मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें। भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को मिले तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमने अभी तमाम खिलाड़ियों को नौकरी के दिए। अभी आप याद करिए, हमने एक अभी नायब तहसीलदार बनाया, यादव हुनर का, अच्छा खिलाड़ी है यूपी का। हमने भेदभाव नहीं किया, वो योग्य था। हमने ललित उपाध्याय को दिया, ओलंपिक में मेडल जीते थे। हमने डीपीएसपी बनाया है। सैकड़ों नौजवानों को जो खेल में हमने उनके लिए नौकरी के द्वार खोले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, जो आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है, तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। तो देखिए क्या आया था दृश्य महोदय, मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूं और फिर देखिए उसमें औरों के कोटेशन नहीं है, कोटेशन मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा। देखिए इसमें था कि सीएम के आते ही बरसे रन, ठीक है। 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रहे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। नो बॉल को छक्के से आप जोड़ देंगे। और तब महोदय देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी। शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए कुछ चीजें तो बहुत होती हैं, भाई बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं। उन्होंने कहा था विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन, बोले राम सकोप तब इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की, हाँ ये है 16 फरवरी 2014। और उस समय उन्होंने कहा था हमेशा अच्छी नीयत से खेलना चाहिए। मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं।
हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है आपको खेलने का वक्त मिल जाता है। समझ सकते हैं, खुदा न खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम। अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय, ये इनका खेल होता था, और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे। बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे। खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं महोदय। इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है एक महोदय, एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है। 97,000। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है, और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, यह भी खेल होता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल,